हेलो गाइस, जैसा कि आपने मैट्रिक्स मेथड मेरा लास्ट लेक्चर जरूर देखा होगा। अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन पे जाइए और वहां पर आपको अलग अलग दो वीडियोस मिलेंगी। टॉप पर ही मेंशन कर रखी होगी मैंने। सबसे पहले एक्स और वाई से रिलेटेड, एक्स और वाई से रिलेटेड प्रॉब्लम, यानी कि सिर्फ एक्स और वाई जिसमें निकालना है, यानी कि ऐसा लीनियर इक्वेशन जिसमें एक्स और वाई होता है सिर्फ, यानी 2x2 की मैट्रिक्स। अगर ऐसा फॉर्म यानी कि ऐसा क्वेश्चन आपको मिलता है तो उसमें मैट्रिक्स मेथड कैसे फॉलो करते हैं और क्रैमर रूल कैसे फॉलो करते हैं, वो मैंने वीडियो मेंशन कर रखी है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे। उसके बाद लास्ट जो मेरा लेक्चर था वो था मैट्रिक्स मेथड को एक्स वाई और जेड यानी कि 3x3, यानी कि 3x3 जो मैट्रिक्स है उसमें कैसे निकालते हैं, उसके सारे एस्पेक्ट्स, उसकी सारी चीजें क्वेश्चन वाइज मैंने आपको बता दी। अब हम बात करते हैं क्रैमर रूल यानी डिटरमिनेंट मेथड की। ये हमारा आज का लेक्चर है और ये पिछले लेक्चर से ही जुड़ रहा है वैसे तो, लेकिन ये इंडिपेंडेंट भी मैं कर दूंगा, यानी कि अलग कर दूंगा इसको। इससे पिछला लेक्चर नहीं भी देखा होगा तब भी ये समझ में आएगा, बट देख लेंगे तो आपके एग्जाम की प्रॉपर बिल्कुल एक सस्टेन जो है, एक सिस्टमैटिक वे से जो है वो प्रिपरेशन होगी। चलिए अब स्टार्ट करते हैं हम क्रैमर रूल की, जिसे हम डिटरमिनेंट मेथड भी कहते हैं और क्रैमर रूल भी कहते हैं। तो देखिए यहां पर हम समझेंगे डिटरमिनेंट मेथड या क्रैमर रूल, क्रैमर्स रूल, ओके, क्रैमर्स रूल और डिटरमिनेंट मेथड भी कहते हैं डिटरमिनेंट्स मेथड, ओके, डिटरमिनेंट्स मेथड भी कहते हैं। ठीक है, तो ये मेथड जो है ये कैसे काम करता है, देखिए सबसे पहले उसको समझ लेते हैं। जैसे कि आपको इक्वेशन दे रखी है a1x प्लस का b1y प्लस का c1z इज इक्वल टू d1, a2x प्लस b2y प्लस c2z इज इक्वल टू d2, और उसके बाद a3x प्लस b3y प्लस c3z प्लस इज इक्वल टू d3। अब सबसे पहले सॉल्यूशन में कैपिटल डी लिखेंगे और कोफिशिएंट ऑफ, ये देखो डिटरमिनेंट का निशान, कोफिशिएंट ऑफ x यानी कि a1 और कोफिशिएंट ऑफ y b1, कोफिशिएंट ऑफ z c1 लिखेंगे। ऐसे ही इसमें लिखेंगे a2 b2 एंड c2, देन a3 b3 एंड c3। ये आपने कैपिटल डी लिखा, ओके, बात समझ में आती है। उसके बाद हम डी की बात करेंगे तो डी में क्या हो जाएगा, d1 d2 एंड d3 आएगा, ओके, यहां भी बात समझ में आती है। ये है डी, ये है डी, दोनों ही डी से रिप्रेजेंट करें, एक को स्मॉल, एक को कैपिटल से, एक को स्मॉल से। अब इसको इवैल्यूएट करना है, इवैल्यूएट करना है प्लस माइनस प्लस करके, और कैसे इवैल्यूएट करना है अभी मैं क्वेश्चन में बताने वाला हूं। हालांकि मैंने लास्ट वीडियो में जो कराया है वो आपको समझ में आ गया होगा इवैल्यूएट कैसे करना है। उसके बाद हम लिखेंगे d1, d1 क्या होगा, फर्स्ट कॉलम की जगह रिप्लेस कर दीजिए ये संख्या, यानी कि d1 d2 d3, यहां पर संख्या b1 b2 b3, यहां पर संख्या c1 c2 एंड c3। बात क्लियर है, समझ में भी आती है। इसे भी प्लस माइनस प्लस लिखिए और इवैल्यूएट करके एक आंसर लिख लीजिए। उसके बाद निकालिए d2, d2 कैसे निकलेगा, ध्यान से समझिए, बहुत सिंपल सा फॉर्मेट है। d2 कैसे निकलेगा, सेकंड जो कॉलम है उसकी जगह रिप्लेस कर दीजिए, बाकी सब वही रहेगा, यानी कि ये सेम संख्या रहेगी a1, उसके बाद a2 a3, सेकंड कॉलम की जगह रिप्लेस कर देंगे d1 d2 d3, और थर्ड कॉलम ऐसा का ऐसे ही रहेगा c2 एंड c3, और इसे भी सॉल्व करेंगे इवैल्यूएट करके। देन d3 लास्ट वाला सेक्शन लेते हैं, तो इसमें थर्ड कॉलम की जगह रिप्लेस कर दिया जाएगा, पहला सेम कॉलम रहेगा a1 a2 a3, सेकंड कॉलम भी सेम रहेगा b1 b2 b3, एंड थर्ड कॉलम की जगह रिप्लेस हो जाएगा d1 d2 d3। बात क्लियर है, बात समझ में आती है, और बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, फंडामेंटल, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। d1 d2 d3 को एक साथ बोलेंगे तो di बोलेंगे, क्या बोलेंगे भाई, di, यहां लिख देता हूं di का मतलब क्या हो गया, d1 d2 d3 को एक साथ अगर मैं बोल रहा हूं तो di बोल रहा हूं, ये बात बहुत गौर से समझिएगा। ठीक है, अब मैं क्रैमर रूल के सेक्शन बता देता हूं। मैं यहां पर लिखता हूं सबसे पहला टाइप, सबसे पहला टाइप, अगर d बराबर नहीं है 0 के बट di इज इक्वल टू 0 आ जाए, i का मतलब d1 d2 d3, di इज इक्वल नॉट इक्वल टू 0 आ जाए, सॉरी ये भी नॉट इक्वल टू, यानी कि ये भी 0 नहीं आया, ये भी 0 नहीं आया, ये भी कोई संख्या आई, ये भी कोई संख्या आई, कोई ना कोई तो संख्या आई, ओके, बात क्लियर है।
अगर मान लीजिए आप कहते हो सर डी आई का मतलब ये जीरो नहीं आना, तो कैसे जीरो नहीं आना? चलो आप सपोज कर लेते हैं, कुछ कंडीशन ले लेते हैं हाइपोथेटिकल। यहां पर ये जीरो आ गया, इसका आंसर जीरो आ गया, यहां पर ये आंसर 1 आया, यहां पर आंसर 2 आया, तो D1 की वैल्यू 0 बट D2 की वैल्यू 1 और D3 की वैल्यू 2 आ गई ना। तो यानी कि टोटल अगर मैं बात करूं DI का क्या कंक्लूजन है, तो सर DI नॉट इक्वल टू 0 कहलाएगा। ओके, तो DI इज इक्वल टू 0 कब कहलाएगा? DI इज इक्वल टू 0 कब कहलाएगा? जब D1 भी 0 है, D2 भी 0 है, D3 भी 0 है। जब तीनों 0 है उस केस में DI 0 होगा, अदरवाइज नो। अदरवाइज मतलब तीनों कोई ना कोई संख्या आ गई तो DI 0 नहीं है। एक संख्या 0 है, दो संख्याएं हैं, तो इसका मतलब ये 0 नहीं है। अगर दो संख्याएं 0 है और ये 0 नहीं है तो भी ये DI 0 नहीं है। दो भी 0 आ गया ना, और तीसरा वाला 0 नहीं है, तो DI इज नॉट इक्वल टू 0। बिल्कुल क्लियर है? ओके, ये मैंने आपको एक सिचुएशन बताई, क्योंकि मोस्ट प्रोबेबली स्टूडेंट्स अपना कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं। यहां पर अगर D 0 नहीं है, DI 0 नहीं है, द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इज कंसिस्टेंट एंड ट्राइवियल सॉल्यूशन। ओके, यानी कि 3 सॉल्यूशन होंगे, फाइंड x y z। सिंपल है, ये तो मैं कराऊंगा आपको क्वेश्चन। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन जो है हमारे पास वो है, अगर d इज नॉट इक्वल टू 0 बट DI इज इक्वल टू 0। देखो ये भी 0 आ जाए, ये संख्या भी 0 आ जाए, ये संख्या भी 0 आ जाए, ये संख्या भी 0 आ जाए, ये नहीं आए 0, ये कोई संख्या है, तो उस केस में कहेंगे द सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज इनकंसिस्टेंट एंड x इक्वल टू वाई इक्वल टू जेड इज इक्वल टू 0। तो आंसर 0 आ जाएगा तीनों का। उसके बाद तीसरा केस क्या है? तीसरा केस देख लेते हैं। तीसरा केस है जब d इज इक्वल टू 0 आ जाए और DI इज नॉट इक्वल टू 0 आ जाए, तो इस केस में क्या कहेंगे? इनकंसिस्टेंट एंड नो सॉल्यूशन। उसके बाद आ जाते हैं हम चौथे केस पे। तो चौथे केस को हम यहां लिख लेते हैं। अगर चौथा केस है, अगर d भी 0 के बराबर आ जाए और DI भी 0 के बराबर आ जाए, देन कंसिस्टेंट एंड मैनी सॉल्यूशन। तो बात क्लियर है? आप जल्दी से इसे अपने कॉपी पे नोट डाउन कर लीजिए। पहले नोट करिए, इसके स्क्रीनशॉट लेके आप उसे रख लेंगे, फिर बाद में कर लेंगे, ऐसा नहीं करिए। अभी पॉज करिए वीडियो और नोट करिए। ये पहला केस, दूसरा केस, तीसरा केस और चौथा केस। मैं आपको बता दूं, ये जो डिटरमिनेंट मेथड है ये बहुत क्लासेस में नहीं आता। जैसे 12th क्लास में अब ये मेथड नहीं आता है, बट स्टूडेंट्स को पढ़ना चाहिए अगर वो जेईई मेंस के लिए जा रहे हैं। लेकिन अगर ग्रेजुएशन में आप जाते हैं, तो ग्रेजुएशन में आप पढ़ रहे हैं, आपके टॉपिक में ये है, तो आप इसे डिटेल में अच्छे से पढ़ेंगे। एक एक करके क्वेश्चन करेंगे, जल्दी से कॉपी करिए। एक एक करके हम क्वेश्चन करेंगे और ध्यान से करेंगे क्वेश्चन को भी, कोई गलती नहीं होनी चाहिए। अब देखिए, असाइनमेंट एज पर मैंने बताया था, असाइनमेंट मेंशन होगा, और असाइनमेंट वही है जो मैट्रिक्स मेथड वाला असाइनमेंट है। नया असाइनमेंट मैंने नहीं बनाया है, क्योंकि एक ही क्वेश्चन की बार बार प्रैक्टिस करने बेहतर है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, लेकिन इसका सेकंड पार्ट है इस बार। और कौन से मेथड से? बाय क्रैमर रूल, बाय क्रैमर्स रूल, है ना। तो क्रैमर रूल सेकंड मेथड है। फर्स्ट मेथड मैट्रिक्स मेथड था, जिसका वीडियो मैंने बताया डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा, उसकी फर्स्ट वीडियो, ये सेकंड वाली वीडियो, है ना। इसमें आपको मैं पार्ट ए करा रहा हूं, पहले भी मैंने पार्ट ए ही कराया था। ये लिखा है 3x प्लस का y प्लस z इज इक्वल टू 2 एंड देन 2x माइनस का 4y प्लस 3z इज इक्वल टू -1, देन 4x प्लस y माइनस का 3z इज इक्वल टू -11। ये आपके सामने ए पार्ट है और इसे हमें करना है। कैसे करना है? बाय यूजिंग द डिटरमिनेंट मेथड। तो सबसे पहले सॉल्यूशन में क्या लिखना चाहिए? सबसे पहले लिखना चाहिए कैपिटल D, और कैपिटल D में आप लिखेंगे 3 1 1 एंड देन उसके बाद 2 -4 एंड देन 3, उसके बाद 4 1 एंड -3, उसके बाद स्मॉल d लिखेंगे जो कि हो जाएगा 2 -1 -11। बहुत सिंपल है, ये दो वैल्यूज लिखनी होती है बस।
अब आपको इसे इवेल्युएट करना है, और इवेल्युएट का तरीका मैंने बताया था प्लस माइनस प्लस, और मैं आपको क्योंकि डिटेल में इसलिए कराऊंगा, हो सकता है कुछ स्टूडेंट्स ने इसी वीडियो से शुरुआत करी है और वो देखना ही नहीं चाहते इससे पहले का वीडियो, उनके पास समय नहीं है, वो सिर्फ डिटर्मिनेंट मेथड देखने के लिए आए हैं और डिटर्मिनेंट मेथड ही सीखना चाहते हैं। तो मैं उनके लिए डिटेल में बताने की कोशिश करूंगा, फिर इसके बाद के क्वेश्चंस डिटेल में कैलकुलेशन नहीं होगी, ठीक है। तो देखो डिटेल क्या है, डिटेल ये है कि पहले हम लिखेंगे 3, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम डिलीट, ये 4 एलिमेंट्स दिखते हैं, इसको लिख लेते हैं -4 3 1 -3। उसके बाद माइनस का 1 लिखेंगे, फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम डिलीट, डिलीट मतलब ये हटा दो, ये हटा दो, 4 एलिमेंट्स दिख रहे हैं 2 3 4 -3। उसके बाद प्लस का 1, फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम डिलीट, ये 4 एलिमेंट्स दिख रहे हैं 2 -4 4 1। बात बिल्कुल क्लियर है, समझ में भी आ गई आपको कि क्या चीज डिलीट करना है और कैसे करना है। यहां हमेशा प्लस लिखना है, यहां हमेशा माइनस लिखना है, या हमेशा प्लस लिखना है अगर हम इवेल्युएट कर रहे हैं प्लस माइनस प्लस, है ना। इवन और ओड के कॉन्सेप्ट पर ये बेस्ड है, और उस इवन ओड को आपको मैंने समझाया था माइनर से कोफैक्टर्स कैसे लेते हैं। हम यहाँ पर ये कोफैक्टर्स एलिमेंट्स लेते हैं, तो इसलिए ये माइनस हो जाता है। कोफैक्टर के अकॉर्डिंग ये वाला एलिमेंट माइनस होता है, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, इस सीक्वेंस पे चलता है। कैसे चलता है ये सिस्टम लास्ट वीडियो में मैंने डिटेल किया था, ओके, लेकिन उसे आपको डिटेल में समझने की जरूरत नहीं है, यही कर लीजिए बहुत है। फिलहाल आगे बढ़ते हैं, आप इसे मेन डायगोनल की मल्टीप्लाई करेंगे, 4 की मल्टीप्लाई 3 में, इनकी -4 -3 ये हो जाएगा प्लस का 12, है ना। फिर माइनस का निशान लगेगा, हमारा निशान माइनस का होता है, फिर 1 की मल्टीप्लाई 3 में करेंगे तो 3 आएगा, माइनस का 1 हो जाएगा। उसके बाद मल्टीप्लाई कराएंगे तो कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6, माइनस का 6, माइनस का 4 3 12 हो जाएगा। फिर उसके बाद प्लस का 1, फिर मल्टीप्लाई कराएंगे तो 2, माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 16 आ जाएगा। जब इसे आगे सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा आपके पास 3 9 आएगा, माइनस का 1, इसे सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा आपके पास माइनस का 18, प्लस का 1, इसे सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा प्लस का 18। जब आगे सॉल्व करेंगे तो कितना जाएगा, 3 दिन 27, है ना, 27 आएगा 27, माइनस माइनस प्लस का आ जाएगा तो ये हो जाएगा 18 प्लस का 18, 18 27 और 27 जोड़ेंगे, 27 18 18 जोड़ेंगे तो 8 8 16, 16 और 7 होते हैं आपके पास कितना, 23 का 3 हासिल के 2, 2 और 1 3 और 1 4 और 5 और 6, तो ये आ गया 63। दिस इज डी, दिस इज डी। बात समझ में आती है, बिल्कुल क्लियर है। ओके, अब चलते हैं हम D1 पे। D1 पे, D1 क्या होता है, मैंने बताया था D1 क्या होता है। फर्स्ट कॉलम को रिप्लेस करेंगे, 3 2 4 की जगह ये लिखेंगे, यानी कि 2 आएगा, -1 आएगा, माइनस का 11 आएगा। उसके बाद सेकंड और थर्ड कॉलम को वैसे ही रखेंगे, यानी कि 1 -4 1 1 3 और -3। बात समझ में आती है, बिल्कुल क्लियर है। उसके बाद आगे बढ़ेंगे तो प्लस माइनस प्लस, देन फिर वही काम दोबारा से रिपीट करना है, 4 बार करना है ये काम, 4 बार, ठीक है। तो आप दोबारा कैसे करेंगे, पहले लिखेंगे 2, फिर उसके बाद आप डिटरमिनेंट का निशान, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम डिलीट, ये चारों संख्या लिख लेनी है, माइनस का 4 3 1 माइनस का 3। उसके बाद माइनस का 1 लिखना है, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम डिलीट, ये 4 संख्या आपको लिखनी है, -1 3 -11 एंड -3। उसके बाद प्लस का 1 लिखना है, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम डिलीट, ये 4 संख्या लिखनी है, -1 -4 -11 एंड 1। बात समझ में आती है। उसके बाद आगे 2 मेन डायगोनल की मल्टीप्लाई, 4 3 12 होते हैं, माइनस का सेकंड डायगोनल की मल्टीप्लाई 3, -1 मेन डायगोनल की मल्टीप्लाई 3 आएगा, और माइनस का सेकेंडरी डायगोनल की मल्टीप्लाई 11 3 33 होते हैं, और माइनस का 33 लिखूंगा मैं, बिल्कुल क्लियर। माइनस हमारे फॉर्मूले का, माइनस इस कैलकुलेशन का, ओके, ये बात ध्यान रखनी है या कल कंफ्यूजन हो जाती है। फिर उसके बाद आप मेन डायगोनल की मल्टीप्लाई -1 आएगा, माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे तो 44 पॉजिटिव आएगा। देन आगे सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 12 में से 3 गया 9 बचा, -1 इसे जोड़ेंगे तो 36 आएगा, प्लस का 1, देन इसे सॉल्व करेंगे माइनस का 45 आएगा। आगे सॉल्व करेंगे तो 9 दूनी 18 होते हैं, ये 18 आ जाएगा, माइनस का ये 36 आ जाएगा, माइनस का 36 ये आ जाएगा, माइनस का 45। अब इसे सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा, आप इसे घटाएंगे तो माइनस का 18 आएगा, माइनस का 18 में अगर इसे जोड़ देंगे 45 और 18 को जोड़ देंगे तो ये आ जाएगा आपके पास 8 5 13 3 और 4 और 1 5 और 1 6 63 माइनस का। तो आपको समझ में आ गया कैसे निकाला है 63, ये D1 है, ये D1 है। आपके पास D आ गया, आपके पास D1 आ गया। अब मैं निकालूंगा D2। D2 कैसे निकलेगा, सेकंड कॉलम की जगह रिप्लेस कर दीजिए तो ये आ जाएगा 3 2
4 और सेकंड कॉलम की जगह 2 -1 -11, थर्ड कॉलम की जगह 1 3 और -3। देख सकते हो मैंने सेकंड कॉलम जो ये था इसकी जगह पूरे की जगह ये रिप्लेस कर दिया, बाकी सब कॉपी किया है। अब इसे सॉल्व करेंगे वही सेम प्रोसेस, प्लस माइनस प्लस, एंड देन सॉल्व कैसे करेंगे, पहले 3 लिखेंगे, देन फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम डिलीट, ये चार संख्याएं दिख रही है, -1 3 माइनस का 11 माइनस का 3, देन उसके बाद माइनस का 2 लिखेंगे, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम डिलीट तो आ जाएगा 2 3 4 और माइनस का 3, देन उसके बाद प्लस का 1 लिखेंगे, फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम डिलीट तो 2 -1 4 एंड माइनस का 11। जब इसे आगे सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा आपके पास 3 पॉजिटिव, माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 33, ओके -2, देन मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा माइनस का 6, माइनस का 4 दिया 12 आ जाएगा 12, प्लस का 1, फिर उसके बाद मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 22, माइनस का 4 आ जाएगा। ओके आगे बढ़ जाते हैं तो आ जाएगा 3 और ये हो जाएगा 36, देन उसके बाद माइनस का 2, इसे सॉल्व करेंगे तो माइनस का 18, उसके बाद प्लस का 1, देन इसे सॉल्व करेंगे तो माइनस का 22 और प्लस का 4 कितना होता है, ये तो माइनस का 18 ही होता है। अगले स्टेप में जाएंगे तो अगला स्टेप हमारे पास क्या आ जाएगा, 6 तिया 18 का 8 हासिल का 1 और 3 तिया 9 और 1 10 है ना। उसके बाद माइनस का 18 दूनी 36 होते हैं, प्लस का 36 आ जाएगा, माइनस का 18 आ जाएगा। तो आप देखिए 18 घटाएंगे और 18 जोड़ेंगे तो 8 8 16 का 6 हासिल का 1 और 1 2, 1 और 2, ये हो जाएगा आपके पास 2 और 1, तो 26 आ गया, 126। तो फाइनली आपका जो आंसर आया है ये वाला, ये आया है 126, 126, D2 की वैल्यू 126। ओके बात समझ में आती है, यहाँ लिख देता हूँ मैं साफ साफ, D2 बराबर 126। ओके D2 को दिख रहा होगा 126। अब चलते हैं D3 के पास, D3, तो D3 के पास चलेंगे तो D3 क्या मिलेगा भाई, थर्ड कॉलम को रिप्लेस करना है ना, आपकी बार इस वाले कॉलम को रिप्लेस करना है, ये बनाना है। तो आपके सामने आएगा 3 देन 2 देन 4 1 -4 1 और उसके बाद लास्ट वाले कॉलम को रिप्लेस कर देते हैं 2 -1 एंड -11। ओके बात समझ में आ गई, बिल्कुल क्लियर समझ में आ गई। प्लस है माइनस है प्लस है, और जब सॉल्व करेंगे तो पहले प्लस का 3 लिखा जाएगा, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम कैंसिल तो कितना हो जाएगा, ये चार संख्या माइनस का 4 माइनस का 1 1 माइनस का 11, उसके बाद माइनस का 1 फर्स्ट रो सेकंड कॉलम कैंसिल तो आ जाएगा 2 -1 4 माइनस का 11, उसके बाद प्लस का 2 लिखेंगे, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम कैंसिल 2 माइनस का 4 4 1। ओके बात समझ में आती है। 3 आप राइट में मल्टीप्लाई कराएंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 44, माइनस का मल्टीप्लाई कराएंगे तो माइनस का 1। ध्यान से समझिएगा, मैं बिल्कुल भी केयरलेसली काम नहीं करूंगा, आपको भी नहीं करना। माइनस और माइनस, प्लस और माइनस, माइनस होता है उस माइनस को ही लिखा है, साथ में अपने फॉर्मूले का माइनस लिखा है। यहाँ गलती कर जाते हैं स्टूडेंट, ज्यादातर शॉर्टकट करने की कोशिश करते हैं। माइनस का 1 ये मल्टीप्लाई कराएंगे तो माइनस का 22 माइनस का 4, उसके बाद प्लस का 2 इसे मल्टीप्लाई कराएंगे तो आएगा 2 माइनस का 4 4 16 माइनस का 16। ओके बात समझ में आ रही है। 44 और 1 45 होता है, 3 की मल्टीप्लाई 45 के साथ करेंगे 45 माइनस 1 इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा माइनस का 18, उसके बाद प्लस का 2, उसके बाद इसे सॉल्व करेंगे तो 18 ही आएगा। अब सॉल्व करेंगे आगे, 3 5 15 का 5 हासिल का 1 3 4 12 और 1 13, माइनस माइनस प्लस का 18, प्लस का 18 दूनी 36। सॉल्व करेंगे तो 6 और 8 होते हैं 14, 14 और 5 होते हैं 19, 19 का 9 हासिल का 1, 1 और 3 होते हैं 4, 4 और 1 5, 5 और 3 8। तो फाइनली आंसर D3 का भी आ गया। नाउ D1 की वैल्यू कितनी आई, -63, D2 की वैल्यू -126, D3 की वैल्यू 189 लिखेंगे। hence D is not equal to 0 and DI is not equal to 0, DI भी 0 नहीं है। So consistent, the system of linear equation is consistent and trivial solution। ओके अब x की वैल्यू कैसे निकालेंगे, x होता है D1 अपॉन D, y की वैल्यू क्या होती है D2 अपॉन D एंड z की वैल्यू क्या होती है D3 अपॉन D। आप यहां लिख सकते हो hence consistent and trivial solutions solved by Cramer rule। तो Cramer rule ऐसे सॉल्व कराता है, x y z की वैल्यू Cramer rule कैसे निकालता है आपके सामने है। अब x की वैल्यू जल्दी से निकालिए, D1 की वैल्यू कितनी है आपके सामने माइनस का 63 अपॉन में D की वैल्यू कितनी है भाई, D की वैल्यू ढूंढिए, ये रही D की वैल्यू 63। ओके उसके बाद y में क्या लिखेंगे, D2 की वैल्यू कितनी है 126 अपॉन में 63, z की वैल्यू कैसे ढूंढेंगे, ये आ जाएगा 189 अपॉन में 63। जब इसे सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगा -1,
y की वैल्यू आ जाएगा 2 और z की वैल्यू आ जाएगी आपके सामने 3। आप कैलकुलेशन करना जानते हैं, कैसे निकली है वैल्यूज आपके सामने आ चुकी है। x बराबर -1, y बराबर 2 और z बराबर 3, ये आपके सामने आंसर आ गया है। आप चेक कर सकते हो, चेक करने के लिए मैं यहाँ लिख देता हूँ x की वैल्यू कितनी आई है -1, y की वैल्यू 2, z की वैल्यू 3। चेक करते हैं कि हमारा आंसर ठीक है कि नहीं। हम कॉपी इस पर रख देंगे, किसी भी एक इक्वेशन में रख दीजिए। मैं पहले में रख लेता हूँ, दूसरे में भी रख सकते हैं। 3x प्लस का y प्लस का z बराबर में 2 है, तो x की जगह पर आप लिख दीजिए -1, y की जगह पर लिख दीजिए 2 और z की जगह पर लिख दीजिए 3। तो ये आ जाएगा -3 प्लस का 2 प्लस का 3, ये आ गया आपके पास फाइनल आंसर। देखो मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है। इसका मतलब हमने अपना क्वेश्चन चेक भी करना है। ऐसा नहीं है कि पेपर में बिना चेक करे करके आएंगे आप। अगर चेक नहीं करेंगे तो कंफ्यूजन हो जाएगी, ठीक है ना, हो सकता है गलत करके आ जाए। तो ये जल्दी से कॉपी कर लीजिए। पहला टाइप है डिटरमिनेंट मेथड, जिसे हम क्रैमर रूल भी कहते हैं। स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, कॉपी भी कर सकते हैं, साथ साथ भी मेरे कर सकते हैं, आपके अकॉर्डिंग चलेंगे, आप जैसा चाहे वैसे कर सकते हैं। आप में से कई स्टूडेंट्स जब मैंने कैलकुलेशन कराई तो उन्होंने ये वीडियो स्किप किया होगा, तो मैं आपसे कहूंगा बिल्कुल स्किप करिए। अगर आपको खुद से आता है तो क्यों आप इसे देखेंगे पूरा, आप इस वीडियो को नहीं देखेंगे, सिर्फ आप क्वेश्चंस देखेंगे और कर लेंगे, ठीक है ना। सेकंड क्वेश्चन के पास चलेंगे तो क्या कहता है सेकंड क्वेश्चन, देखिए ये है क्वेश्चन नंबर सेकंड का पार्ट सेकंड, क्योंकि फर्स्ट पार्ट मैट्रिक्स मेथड है, सेकंड पार्ट है क्रैमर रूल। बाय डिटरमिनेंट मेथड भी कह सकते हो और क्रैमर्स रूल भी कह सकते हो, ठीक है। इसका मैं ए पार्ट करा रहा हूं, बी पार्ट होमवर्क हो जाएगा। 3x माइनस का y प्लस का 2z इज इक्वल टू 3, 2x प्लस का y प्लस का 3z इज इक्वल टू 5, x माइनस का 2y माइनस z इज इक्वल टू 5। अब देखिए मैं आपको फिर बोलूंगा ये बात कि अगर आपको ये क्वेश्चन अब आता है, आपको पता है, आपको मैं अगले टाइप का पार्ट कराने वाला हूं, तो आपको ये खुद ही कर लेना भाई। आप इस वीडियो को मत देखिए, जब मैं तीसरा क्वेश्चन आपको दूंगा तो तीसरे क्वेश्चन पे आ जाइए डायरेक्ट। तो आपको जरूरी नहीं है कि वीडियोस देख के ही आएगा, आपको आ चुका है ये क्वेश्चन, आप पॉज करिए वीडियो और देखिए इसे कैसे करना है, खुद से करिए। d की वैल्यू कैसे निकलेगी भाई, d की वैल्यू निकलेगी आपके सामने 3 -1 2 then 2 1 3 and then 1 -2 -1। उसके बाद स्मॉल d कैसे निकलेगा भाई, स्मॉल d हो जाएगा 3 5 1। थोड़ा शॉर्टकट कर लेते हैं, d की वैल्यू निकालेंगे तो पहले लिखेंगे 3, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम कैंसिल, माइनस का 1 और 3 दूनी 6 तो प्लस का 6 तो 5 आ जाएगा। उसके बाद -1 माइनस माइनस 6 5, फिर उसके बाद माइनस माइनस प्लस होता है, ये देखो ना प्लस माइनस प्लस, तो माइनस और माइनस प्लस होता है, प्लस का है। फिर उसके बाद फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम कैंसिल, माइनस का 2 माइनस का 3 माइनस का 5 होता है। फिर उसके बाद प्लस का 2 लिखेंगे, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम कैंसिल, माइनस का 2 दूनी 4 माइनस का 1 माइनस का 5 होता है। तो आप लिखेंगे d इज इक्वल टू 15 माइनस का 5 माइनस का 10, फाइनली d बराबर में 0। यहाँ लिख सकते हैं आप d बराबर में 0। ओके, बात समझ में आती है। उसके बाद d1 लिखेंगे, d1 कैसे लिखेंगे, आप फर्स्ट कॉलम की जगह रिप्लेस कर देंगे 3 5 1, उसके बाद -1 1 -2 एंड देन 2 3 एंड -1। इसे भी सॉल्व कर लेते हैं, प्लस माइनस प्लस, तो d1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये आ जाएगा 3, ये आ जाएगा 3। ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम कैंसिल, माइनस का 1 और माइनस का 1 और 3 दूनी 6 माइनस का 6, तो आप सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा प्लस का 5, माइनस माइनस प्लस का 1 कैंसिल करेंगे, माइनस का 5 माइनस का 3 माइनस का 8, फिर उसके बाद प्लस का 2 करेंगे, ये आ जाएगा 5 दूनी 10 माइनस का 10 माइनस का 1 माइनस का 11। तो d1 की वैल्यू आ जाएगी आपके पास कितनी, 5 3 15 एंड देन माइनस का 8 एंड देन माइनस का 22। तो d1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, या देखिए 15 और 8 और 22 घटाएंगे तो माइनस का 15 आ जाएगा। अब देखो d1 बराबर -15 आ गया। अब d2 और d3 निकालने की जरूरत नहीं है आपको, d2 और d3 निकालने की जरूरत नहीं है। नो नीड टू फाइंड d2 एंड d3, इसकी जरूरत ही नहीं है, क्योंकि अगर ये 0 आए या ना आए इसका फर्क ही नहीं पड़ता ना। आपको d की वैल्यू 0 मिल गई, d1 की वैल्यू -15 यानी कि 0 नहीं है। अगर ये 0 आ जाता तो फिर d2 भी निकालते, अगर ये 0 आ जाता तो फिर d3 भी निकालते। चेक तो आगे तभी करते हैं ना। अब तो ये पता लग गया मुझे, लिखेंगे सो, अब चाहे तो निकाल सकते हैं, है नंबर थोड़ी कट जाएंगे। d इक्वल टू 0 बट di इज नॉट इक्वल टू 0, और di का मतलब मैंने बताया था ना, एक भी 0 नहीं है तो di नॉट इक्वल टू 0। तो यहाँ पर ये 0 नहीं है तो पूरा निकालने की जरूरत क्या है, तो यहाँ पर लिखेंगे सो हेंस इनकंसिस्टेंस
inconsistent and x is equal and no solution inconsistent and no solution। तो नो सॉल्यूशन क्यों? क्योंकि x की वैल्यू क्या होती है d1 अपॉन में d, y की वैल्यू क्या होती है d2 अपॉन में d, z की वैल्यू क्या होती है d3 अपॉन में d। अरे भाई जब d ही 0 आ गया, देखिए तो d1 की वैल्यू -15 है, d की वैल्यू 0 है, और ऐसे केस में इसे कहते हैं नॉट डिफाइंड। जब भी नीचे 0 आ जाए ऊपर संख्या आ जाए तो नॉट डिफाइंड, तो इसलिए इसे नो सॉल्यूशन बोला गया कि इस इक्वेशन का कोई एक कॉमन सॉल्यूशन नहीं। क्वेश्चन फिनिश हो चुका है, टाइप फिनिश हो चुकी है। अगला टाइप आप करेंगे, हो सकता है वो नो सॉल्यूशन का हो सकता है वो किसी और सॉल्यूशन का हो, लेकिन आपको तरीका बताना है देख के, चेक करके। ओके, तो ये क्वेश्चन हो चुका है, आप इसे कैप्चर कर सकते हैं, कॉपी कर सकते हैं। ठीक है, तो अगले पे चलते हैं। अगला हमारा पार्ट क्या है, देखिए अगला है क्वेश्चन नंबर हमारे पास, अब थर्ड की बात कर लेते हैं। ओके, थर्ड क्वेश्चन सेकंड पार्ट का भी ए है ना, ए और बी दो है, तो ए पार्ट है। ए पार्ट में रखा है x प्लस का y माइनस का z बराबर 0 और x माइनस का 2y प्लस का z बराबर 0, 3x प्लस का 6y माइनस का 5z बराबर 0। ओके, बात समझ में आती है। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, बहुत सिंपल सा सॉल्यूशन है। पहले लिखेंगे d, और d में क्या लिखेंगे 1 1 -1 1 -2 1 3 6 और माइनस का 5। ओके, फिर स्मॉल d लिखेंगे और उसमें लिखेंगे 0 0 0। अब d को सॉल्व करेंगे तो कैसे सॉल्व करेंगे, ये लिखेंगे प्लस, ये लिखेंगे माइनस, ये लिखेंगे प्लस, पहले लिखेंगे 1 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम कैंसिल, 5 दूनी 10 माइनस, सॉरी डायरेक्ट भी तो कर सकते हो, 5 दूनी 10, 10 में से 6 गया 4 बचा, है ना, डायरेक्ट करोगे चाहे लिख लो, मर्जी आपकी ना, मैं बता चुका हूं आपको कैसे करना है। फिर उसके बाद आप सॉल्व करेंगे माइनस का 5 माइनस का 3 माइनस का 8 आएगा, माइनस का 1, देन उसके बाद 6 और 3 दूनी 6 12 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपके पास 4 प्लस 8 माइनस 12 यानी कि 0। d बराबर 0 आ चुका है, d1 निकालेंगे। d1 कैसे निकालेंगे भाई, ये रिप्लेस कर देंगे, फर्स्ट 0 0 0 एंड देन 1 -2 6 एंड देन -1 1 एंड -5। ओके, अब आपको एक बात समझनी है, यहाँ पर क्या 3 जीरो किसी भी कॉलम में या किसी भी रो में मिल जाए तो आंसर 0 ही आता है। आपको यकीन नहीं हो रहा तो करके देख लेते हैं। प्लस माइनस प्लस, जब इसे सॉल्व करेंगे तो पहले लिखेंगे 0 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम कैंसिल, तो इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 5 दूनी 10 होते हैं, 5 दूनी 10 माइनस का 6 4, भाई बाहर 0 है तो 0 ही करेगा इसे। फिर माइनस का 1 लिखेंगे, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम कैंसिल करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये घटाएंगे तो गुणा करेंगे तो 0 माइनस 0 0 ही आएगा। फिर माइनस का 1 फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम डिलीट करेंगे तो 0 में से 0 तो 0 ही आएगा। तो यह फाइनली आंसर आ गया 0, d1 0, मैंने पहले बताया था 0 ही आना है। उसके बाद आगे बढ़ जाते हैं, d2 निकालते हैं। d2 के लिए क्या करेंगे, रिप्लेस करेंगे ना सेकंड कॉलम, तो पहले आप करेंगे 1 1 3 और उसके बाद इसे रिप्लेस करेंगे तो आएगा 0 0 0 और उसके बाद -1 1 -5। देखो ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है, ये क्वेश्चन ऐसा मैंने लिया है जिसमें राइट साइड में 0 ही लिखा है। जो राइट साइड में हर बार 0 लिखा हुआ मिलेगा तो उसे होमोजेनियस लीनियर इक्वेशन भी कहते हैं, है ना। लेकिन अभी फिलहाल और जैसे अगला वाला जो मैंने आपको होमवर्क दिया उसमें 0 नहीं है, उसमें संख्या है, तो लिखना ही पड़ेगा, करके देखना ही पड़ेगा, ठीक है ना। तो ऐसे मत सोचिएगा खुश हो जाना कि भाई हर जगह ऐसे ही हो जाएगा, ऐसा नहीं हो सकता। तो ये लिखेंगे प्लस माइनस प्लस और ये आ जाएगा आपके पास आंसर 0, क्योंकि 3 0 है, वैसे भी सॉल्व करके देख लीजिए। फिर d3 सॉल्व करके देखेंगे तो d3 में क्या करेंगे, आपके सामने 1 1 3 देन 1 -2 6 एंड 0 0 0 और इसका आंसर भी 0 ही आएगा फिलहाल, है ना। बाकी सब सॉल्व करके देखना, समटाइम्स 0 आता है समटाइम्स नहीं आएगा तो दूसरी कैटेगरी का पार्ट होगा, ठीक है। देखेंगे तो d is equal to 0 and di is equal to 0, so consistent and many solution। आपकी मर्जी, आप x y या z में से किसी को भी k मान लो, तो हम लिखेंगे let z is equal to k। मैं जनरली z को मानता हूं तो आप z को मान सकते हैं, अदरवाइज किसी और को भी मान सकते हैं। z बराबर k जब आपने मान लिया तो आप यहां पर उठा के पहली इक्वेशन में या दूसरी इक्वेशन में रख लीजिए, किसी भी इक्वेशन में रख सकते हैं, मैं पहली दूसरी में रख रहा हूं, अब पहली तीसरी दूसरी तीसरी 2 में रखना है, बस 3 में नहीं रखना, 2 में रखना है। तो पहली इक्वेशन में रखेंगे, लिखेंगे पुट इन इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, तो फर्स्ट और सेकंड में रखेंगे, तो पहले में रखेंगे तो x प्लस का y माइनस का k इज इक्वल टू 0, राइट साइड में ले जाएंगे तो x प्लस का y इज इक्वल टू k,
देन दूसरी इक्वेशन में रखेंगे तो आ जाएगा आपके पास x माइनस का 2y प्लस का k बराबर 0, तो ये आ जाएगा आपके पास, इसे राइट साइड में ले जाएंगे तो x माइनस का 2y इज इक्वल टू माइनस का k। ये आपके सामने इक्वेशन है, इसको दोबारा से डिटरमिनेंट मेथड से सॉल्व करके x और y की वैल्यू निकालनी है। कैसे करना है सॉल्व, देखिए सबसे पहले मैं यहाँ लिखूंगा x प्लस वाई इज इक्वल टू k और x माइनस का 2y इज इक्वल टू माइनस का k। आप d लिखिए सबसे पहले, तो d में क्या आ जाएगा 1 1 1 माइनस का 2, उसके बाद आप लिखेंगे स्मॉल d और वो आ जाएगा k माइनस का k। देन d1 को सॉल्व करेंगे तो d1 को सॉल्व करते वक्त ऐसे सॉल्व करेंगे, माइनस का 2 माइनस का 1 कितना होता है, ये होता है माइनस का 3। उसके बाद आप d1 निकालेंगे, d1 कैसे निकालेंगे, फर्स्ट कॉलम की जगह रिप्लेस कर देंगे k माइनस का k, उसके बाद 1 माइनस का 2। जब d1 की वैल्यू निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, आ जाएगा माइनस का 2 माइनस माइनस का k, यानी कि फाइनल आंसर माइनस का 2 के था। इसका मतलब फाइनल आंसर आ जाएगा आपके पास माइनस का k। ओके, माइनस का k आएगा ना, हाँ बिल्कुल। फिर उसके बाद d2 निकालेंगे तो d2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, d2 की वैल्यू आ जाएगी सेकंड कॉलम की जगह रिप्लेस 1 1 और k माइनस का k। जब सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा माइनस का k माइनस का k, फाइनली माइनस का 2। आपके पास d2 है, आपके पास d1 है, आपके पास d है, तो x की वैल्यू जो है हमारे पास वो होती है d1 अपॉन में d। इसका मतलब d1 की वैल्यू कितनी है आपके पास, ये रही माइनस का k, और d की वैल्यू कितनी है माइनस का 3, तो फाइनल आंसर k अपॉन 3। फिर उसके बाद y की वैल्यू निकालेंगे तो वो होता है d2 अपॉन में d, और d2 की वैल्यू कितनी दे रखी है माइनस का 2k, और d की वैल्यू है माइनस का 3, तो फाइनली 2k अपॉन में 3। तो बेसिकली स्टूडेंट्स आपको सारी बात समझ में आ रही है। हमारा जो आंसर आया है इसका वो क्या आया मैंने सोल्यूशन का, x बराबर क्या आया है k अपॉन 3, y इज इक्वल टू 2k अपॉन 3 एंड z इज इक्वल टू k। ये हमारा फाइनल आंसर आ चुका है, मैंने सोल्यूशन है, रख के देख सकते हो। तो गाइज मैंने आपको एक एक करके कंप्लीट ये सेक्शन फिनिश करा दिया है। अब आपका काम है इसकी प्रैक्टिस करना। असाइनमेंट अपलोड हो चुका है, वीडियोस एक एक करके अपलोड हो चुकी है। आप कंप्लीट कोर्स करना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट भी आपको डिस्क्रिप्शन पे दिख जाएगा। देखिए मैंने अपनी तरफ से अपना 100% एफर्ट दिया है कि आपकी एक अप्रोच बने सीखने की। अगर मैथमेटिक्स से रिगार्डिंग आपको कोई डाउट है और आप इस सिलेबस पे पढ़ रहे हैं जिसका कोर्स मैं इस समय अभी रिकॉर्ड कर रहा हूं, तो इसमें आप एक एक क्वेश्चन खुद से कर पाए और पेपर के लिए आप कंप्लीट स्टडी कर पाए। आधी अधूरी स्टडी करने के लिए ये वीडियोस नहीं बनाया जा रहा है, ये वीडियोस वैसे ही बनाया जा रहा है जैसे कि आप ट्यूशंस में पढ़ते थे, ऑफलाइन ट्यूशंस में पढ़ते थे, और वहां पर एक एक दिन में आपको एक एक लेक्चर सिखाता था और एक्सरसाइज सिखाती थी। यहाँ सब कुछ दिया है आपको, बस अब आपको ये काम करना है कि सिर्फ एंटरटेनिंग पर्पज से आपको ये वीडियोस देखनी नहीं है, आपको उसे एक टाइम, एक स्पेसिफिक टाइम निकालना है और फिर उसके बाद आपको एक मतलब क्लासेस वाइज करना है। जैसे क्लास में पढ़ते हो, कॉपी पेन लेकर बैठते हो, वैसे करना है। देन डेफिनेटली आपके बहुत बेटर नंबर आएंगे और मैं आपका साथ देने के लिए हमेशा तैयार हूं। ओके गाइस, तो मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में। बाय बाय गाइस।